अगर ब्रिटिश शासन न होता तो क्या भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होता? आज भारत दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। चाहे बात निवेश की हो, औद्योगिक विस्तार की हो या वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका की, हर स्तर पर भारत की मौजूदगी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस प्रगति के साथ साथ इतिहास से जुड़ा एक सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा सवाल जो बार बार सामने आता है, अगर ब्रिटिश शासन न होता तो क्या भारत की आर्थिक कहानी कुछ और होती? क्या आज की विकास यात्रा किसी अलग दिशा में आगे बढ़ती? आज की यह चर्चा किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है। हम भावनाओं या धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, तथ्यों को देखना, दस्तावेजों को समझना और इतिहास को उसके संदर्भ में रखना। इसीलिए आज हम सिर्फ एक सीधा और जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स खुद क्या कहते हैं? These records of the British government detail the complex transition of power as Indian independence was formally declared. ब्रिटिश आने से पहले भारत 18वीं सदी की शुरुआत में भारत की स्थिति क्या थी? क्या उस समय भारत केवल एक स्थानीय अर्थव्यवस्था था या फिर वह वैश्विक व्यापार का एक बड़ा और प्रभावशाली केंद्र था? उस दौर के ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि भारत से कपड़ा, मसाले, धातुएं और कृषि उत्पाद सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि यूरोप और एशिया के कई हिस्सों तक भेजे जाते थे। तो क्या यह संकेत नहीं देता कि भारत उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था? इतना ही नहीं, ब्रिटिश शासन से जुड़े कई अधिकारियों के निजी पत्रों और आधिकारिक रिपोर्ट्स में भी भारत को एक प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध और रिसोर्स रिच यानी संसाधनों से भरपूर देश के रूप में दर्ज किया गया है। अगर ये बातें उन्हीं दस्तावेजों में लिखी गई हैं जो उस समय ब्रिटिश प्रशासन के भीतर तैयार हुए थे, तो फिर यह सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या भारत उस दौर में सचमुच गरीब था? यानी भारत गरीब पैदा नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, लेकिन क्या यही तस्वीर आगे भी बनी रही या फिर हालात तब बदलने लगे जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा? इतिहास के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद नीतियों की प्राथमिकताएं बदलने लगी। अब सवाल यह है, इन नीतियों का असली उद्देश्य क्या था? टैक्स पॉलिसी, स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था के जरिए राजस्व संग्रह को सबसे ऊपर रखा गया। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में किसानों की आर्थिक स्थिति समान रूप से ध्यान में रखी गई? रिकॉर्ड्स यह संकेत देते हैं कि किसानों पर टैक्स का दबाव बढ़ता गया, जबकि कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए निवेश सीमित ही रहा। तो क्या यह एक संतुलित आर्थिक नीति थी या सिर्फ राजस्व केंद्रित व्यवस्था? इंडस्ट्रियल इंपैक्ट, इसी दौर में भारतीय कपड़ों पर टैक्स लगाया गया, जबकि ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों को नीतिगत रूप से बढ़ावा मिला। इसका असर कहां दिखा? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस नीति का सीधा प्रभाव स्थानीय कारीगरों और भारतीय उद्योगों पर पड़ा। क्या यह प्रतिस्पर्धा का मामला था? या फिर नीतियों के जरिए एक दिशा में लाभ सुनिश्चित किया गया? नीति व्यापार की नहीं, एक तरफा लाभ की बनती गई। वेल्थ ड्रेन थियरी। अब सवाल उस अवधारणा पर आता है जिसे इतिहास में वेल्थ ड्रेन कहा जाता है। लेकिन यह सिद्धांत क्या कहता है और इसके पीछे रिकॉर्ड्स क्या संकेत देते हैं? ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार टैक्स, मुनाफा, कच्चा माल और प्रशासनिक खर्च, इनका एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर भेजा गया। तो क्या यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था थी या फिर आर्थिक संसाधनों के निरंतर स्थानांतरण की प्रक्रिया? ब्रिटिश सरकारी दस्तावेजों में भारत से ब्रिटेन को होने वाले भुगतानों का उल्लेख मिलता है। अगर ये भुगतान आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है, इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरह पड़ा? हालांकि इतिहासकारों में इस नुकसान के सटीक आंकड़ों को लेकर आज भी अकादमिक बहस जारी है। रेलवे,
विकास या नियंत्रण? अक्सर यह कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को रेलवे दी, लेकिन क्या सिर्फ रेलवे का निर्माण ही विकास का पूरा संकेत माना जा सकता है? सच यह है कि रेलवे बनी, लेकिन यहां सवाल यह उठता है, उस रेलवे का उद्देश्य क्या था? क्या उसका लक्ष्य भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, या फिर कोई और प्राथमिकता काम कर रही थी? रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल कच्चे माल को तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए किया गया, ताकि उसे विदेश भेजा जा सके। इसके साथ ही सैनिकों की तेज और संगठित आवाजाही भी इस नेटवर्क का एक अहम उद्देश्य थी। तो क्या यह इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय आर्थिक विकास के लिए बनाया गया था, या फिर प्रशासनिक और सामरिक जरूरतों को पहले स्थान पर रखा गया? इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन प्राथमिकता भारतीय आर्थिक विकास नहीं थी। जब हम वर्तमान की ओर देखते हैं, क्या इतिहास की ये बातें आज की नीतियों से जुड़ती दिखाई देती हैं? आत्मनिर्भर भारत आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर जोर दे रहा है। नीतियों का फोकस घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और बाहरी निर्भरता को कम करने पर है। क्या यह बदलाव इतिहास से मिली सीख का परिणाम है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आज जिस ढांचे को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो रही है, वही ढांचा औपनिवेशिक दौर में कमजोर हुआ था। तो क्या मौजूदा आर्थिक रणनीति उसी कमी को पूरा करने की कोशिश है? हेरिटेज इकोनॉमी। इसी संदर्भ में जीआई टैग, पारंपरिक उद्योग और विरासत पर्यटन पर बढ़ता हुआ ध्यान भी सामने आता है। क्या यह केवल सांस्कृतिक पहचान की बात है, या फिर इसके पीछे एक व्यापक आर्थिक सोच काम कर रही है? आज नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक आर्थिक रणनीति के रूप में देखी जा रही है। तो जब हम पूरे इतिहास पर नजर डालते हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को कुछ संरचनाएं दी? हाँ, लेकिन क्या उन संरचनाओं की एक कीमत भी थी? रिकॉर्ड्स एक बात साफ संकेत करते हैं, भारत गरीब पैदा नहीं हुआ था। तो फिर सवाल यह नहीं है कि इतिहास को दोष किसे दिया जाए, बल्कि यह है कि इतिहास को किस तरह समझा जाए। क्या इतिहास को केवल आरोप लगाने के लिए देखा जाए, या फिर उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि यही तो सच्चाई है। जो समाज अपने इतिहास को समझता है, वही अपने फैसले ज्यादा समझदारी से करता है। इन तथ्य जानिए, अफवाह नहीं।